तो ये हमने सिलेक्शन प्रॉब्लम से स्टार्ट करना था मेरा ख्याल है। ठीक है, सिलेक्शन प्रॉब्लम से ये स्टार्ट करना था। हाँ, यहीं से स्टार्ट करना था कि हमने ये एक लास्ट एग्जांपल देखा था, पता नहीं ये तुमने किया था या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी किया था तो ये नेक्स्ट टाइम क्लास में कर लूँगा। ठीक है, वैसे तो ये खुद करो, ठीक है सर। करना चाहिए। मतलब ये बस सर जी ये ये है हो कि गया ये, था। हाँ ये हो गया था ना, बस ठीक है, गुड। जी सर। तो सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है? तो एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है, उसका सोल्यूशन निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि गिवन अ सेट ऑफ एन नंबर्स और तुम्हें kth रैंक का नंबर निकालना है। यानी तुम्हें एन नंबर्स दिए हुए हैं और तुम्हें क्या आ गया है कि kth रैंक, कोई के नंबर दिया हुआ है, उसका वो निकालना है। तो गिवन क्या है? सेट ऑफ एन नंबर्स एंड अ रैंक के तुम्हें एक नंबर बताया हुआ है, 5 6 7 जो भी है। ठीक है, तुमने क्या करना है, तुमने आउटपुट करना है नंबर ऑफ रैंक kth रैंक। ठीक है, रैंक कहते हैं पोजीशन को। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें ये नंबर्स दूं और ये नंबर सॉर्टेड हैं, 2 5 7, ये तरतीब में लगे हुए हैं। ठीक है, तो तरतीब में 10 का क्या रैंक हुआ? 5। 5 इसका मतलब सिंपली पोजीशन है, रैंक का मतलब पोजीशन है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने तुम्हें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से चौथे रैंक का नंबर बताओ, तो तुम कहोगे कि 8 है। ठीक है, तो कोई भी मैं तुम्हें सेट ऑफ नंबर्स दे दूं और उसमें से रैंक मालूम करूं, तो रैंक क्या होएगा? रैंक इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर। यानी रैंक ये होता है कि अगर तुम उन नंबर्स को, जो मैंने तुम्हें एन नंबर्स दिए हैं, अगर तुम उनको सॉर्ट कर लो, तरतीब लगा दो, तो उसके बाद जो भी उसकी पोजीशन बनती है 5 6 7, वो उसका नंबर का रैंक कहलाता है। तो सिलेक्शन प्रॉब्लम सिंपली ये है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम दी गई है और तुमने kth रैंक का नंबर निकालना है। तो इसका कोई एल्गोरिदम सोच सको तो बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट सर जी उसको सॉर्ट करूँगा। हाँ, तो एक बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम ये है कि पहले नंबर को सॉर्ट कर लो और फिर के पोजीशन पे जाके निकाल लो। ठीक है ना? तो एक बिल्कुल सिंपल ये है कि सॉर्ट कर लो और सॉर्ट करने के बाद आउटपुट कर दो kth एलिमेंट ऑफ अरे। यानी जब एक बार सॉर्ट हो गए तो फिर वो पांचवी रकम पांचवें सेल में ही पड़ी होगी ना, तो बस वो इस तरह से चल पड़ेगा। ये जी ठीक सर। है, ये एल्गोरिदम चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मसला सिर्फ ये है कि सॉर्टिंग जो है ना, वो लेती है एन लॉग एन टाइम। रिमेंबर दैट एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम टेक्स मिनिमम मिनिमम कम से कम एन लॉग एन टाइम लेती ही लेती है। ये अगले चैप्टर में सही तरह डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन बहरहाल अगले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ोगे जो ये बताएगा कि कोई भी दुनिया का सॉर्टिंग एल्गोरिदम होए तो वो इससे तेज काम नहीं कर सकता, एन लॉग एन लगना ही लगना है। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करें कि एन लॉग एन से कम में टाइम लगे, तो ये हमारा मकसद है बेसिकली। तो वो करेगा ये कि इसके ऊपर सी एफ टेक्निक लगाएगा, यानी जो एल्गोरिदम है जो इसके ऊपर लगाएगा वो सी एफ टेक्निक, और बाद में उसको एनालाइज करेगा। अगर वो एन लॉग एन से बेहतर हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर। सी एफ टेक्निक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। पिछली दफा क्या किया था कि हमने उसको, जो हमारी अरे थी, उसके दो हिस्से कर दिए थे, फिर लेफ्ट हिस्से पे रिकर्जन की थी, राइट, मैंने एक प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ के फिर हमने काम किया था ना। तो यही जो सी एफ टेक्निक है, इसका भी यही गोल है, इसी तरीके से ये चलेगी। अच्छा, ये है क्या? सी एफ टेक्निक ये है कि ये डिपेंड करती है एक फंक्शन पे जिसको कहते हैं पार्टीशन। अभी सी एफ टेक्निक पढ़ते हैं कि वो एक्चुअली एल्गोरिदम है क्या, लेकिन बहरहाल वो डिपेंड करती है एक फंक्शन पे जिस फंक्शन का नाम है पार्टीशन का फंक्शन। पार्टीशन का फंक्शन क्या करता है? पार्टीशन का फंक्शन ये करता है कि तुम्हारे पास ये एक अरे गिवन है और तुम कोई पिवट एलिमेंट ले लेते हो। पिवट कोई भी हो सकता है, तुम कोई भी चूज रैंडमली चूज कर लेते हो।
अब जब तुम पार्टीशन का फंक्शन कॉल करते हो, यानी इस अरे के ऊपर जब तुम पार्टीशन का फंक्शन कॉल करते हो, तो होएगा ये कि पिवट जो है वो अपनी सही जगह पे आ जाएगा, यानी पिवट जो है वो इस पिवट हिल के इधर आ गया। अब अगर तुम इस पूरी अरे को देखो, जो नीचे वाली जो है ये सॉर्टेड नहीं है, ये सॉर्टेड तो किसी एंगल से नहीं है ना, 3 1 2 4 6 9 ये सॉर्टेड नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको दिमाग में अपने सॉर्ट करो तो पिवट फिर भी वहीं पे रहेगा। यानी पार्टीशन का फंक्शन क्या करता है, तो सी एफ टेक्निक बेसिकली डिपेंड करती है पार्टीशन पे। पार्टीशन फंक्शन places the pivot at its right place in the sorted order। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अरे सॉर्ट नहीं हुई, बिल्कुल नहीं अरे सॉर्ट हुई। अगर अरे सॉर्ट ही करनी होती तो फिर तो जो तुमने एल्गोरिथम बताया था कि अरे सॉर्ट कर लो और ये कर लो, फिर तो वो ठीक होता बिल्कुल। यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसको सॉर्ट नहीं किया, हमने पार्टीशन का फंक्शन कॉल किया है और उस पार्टीशन के फंक्शन ने ये किया कि पिवट को अपनी सही जगह पे ले आया। पिवट अब नहीं हिल सकता अपनी जगह से, यानी ये इसको लिखने का एक और अंदाज ये है कि पिवट अपनी सही जगह पे है, एक्स पे है, और एक्स से सारी छोटी रकमें इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, और एक्स से सारी बड़ी रकमें इस तरफ है। लेकिन अगेन सॉर्टिंग नहीं है, सॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ठीक पिवट है अपनी सर। सही जगह पे आ जाता है। अब इस पार्टीशन के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ये पार्टीशन का फंक्शन होएगा जो ये करेगा, ठीक है, पिवट को अपनी सही जगह पे ले आएगा। इसको इस्तेमाल करेगा सिलेक्शन एल्गोरिथम। सिलेक्शन एल्गोरिथम ये है, सिलेक्शन एल्गोरिथम को हम देंगे एक अरे ए, उस अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स पी, एंडिंग इंडेक्स आर, और उसको के देंगे। सारी गेम ही के की थी ना, के केथ रैंक का एलिमेंट हमने निकालना था ना, हमें एक अरे दी हुई थी ए, जी सर। और उसमें से हमने केथ रैंक का एलिमेंट निकालना था। निकालना। अच्छा जी, ये एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम ये करता है कि पहले एक पिवट चूज करता है। पिवट कैसे चूज करते हो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस समझो रैंडमली एक पिवट चूज कर लिया, वो पिवट एक्स हो गया, उस पिवट को हमने एक्स कह दिया। अब हम उस पिवट के ऊपर पार्टीशन का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, यानी इस दफा हम पार्टीशन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पिवट एज एन आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये पिवट एक्स जो है उसे एज एन आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो पार्टीशन का फंक्शन क्या करता था, पार्टीशन का फंक्शन पिवट को अपनी सही जगह पर ले आता था, और वो जगह कौन सी होती थी उसको हम क्यू कहते थे। तो ये फंक्शन जब चलेगा तो ये एक्स को अपनी सही जगह पे ले आएगा, और उसका रैंक हम कह देंगे कि क्यू हो गया। अच्छा, अब क्यू जो है वो उसका रैंक हो गया, बल्कि उसको उसने एक वेरिएबल में डाल दिया रैंक एक्स में। अब गेम सारी ये है कि अगर तो रैंक एक्स इक्वल टू के है तो फिर तो हमारा काम हो गया, हम केथ रैंक ढूंढ रहे थे ना, तो अगर तो ये पिवट ही वो है रैंक का तो फिर हमें वो मिल गया। अच्छा, अगर के छोटा है, अगर के जो है वो इसके रैंक से छोटा है, यानी हम इससे छोटा रैंक ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर बात है वो इधर ही होएगा। तो अब मैं पी से लेके क्यू माइनस वन तक सिर्फ ढूंढूंगा। तो अगर तो छोटा है तो अब मैं सिर्फ पी से लेके क्यू माइनस वन तक ढूंढूंगा, और अगर के छोटा नहीं है तो जाहिर बात है फिर ये राइट साइड वाले हिस्से में होएगा। तो अब मैं कहाँ से कहाँ तक ढूंढूंगा, क्यू प्लस वन से लेकर आर तक। और लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि अगर तुम पूरी रे में के तुम्हारा था फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, यानी तुम इसमें पांचवी रकम ढूंढ रहे थे। अब जब तुम सिर्फ इस हिस्से में ढूंढोगे, सिर्फ ये राइट साइड वाले हिस्से में ढूंढोगे, तो यहाँ पे तो रकमें ही 5 नहीं है, यहाँ पे तो रकमें ही टोटल 4 है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितने सेल तुमने हटाए हैं, ये 4 सेल जाया किए हैं, वो 5 में से माइनस करो। भाई पूरी रे में पांचवा तो समझ आती है, लेकिन इस राइट साइड वाले में तो पांचवा नहीं ना समझ आती, राइट साइड वाले में पहली रकम नो ढूंढनी है। सर। तो इस दफा तुम जाओगे क्यू प्लस वन से लेके आर तक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इस दफा पांचवा रैंक नहीं तलाश कर रहे हो, तुम 5 माइनस 4 पहला रैंक तलाश कर रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट का फंक्शन लिखा है, सेलेक्ट अपने अंदर से या तो अपने लेफ्ट वाले हिस्से को कॉल करता है या अपने राइट वाले हिस्से को कॉल करता है, यानी बेसिकली है तो रिकर्जन ही, यानी है क्या, पिवट चूज किया, पिवट चूज करने के बाद पार्टीशन किया, पार्टीशन उसने तुम्हें अभी पढ़ाई नहीं है, बस उसने बता दिया कि पार्टीशन ये करती है। ये करने के बाद तुमने देखा कि अगर रकम मिल गई है तो ठीक है, खत्म।
नहीं मिली तो लेफ्ट हिस्से पे रिकर्जन करो, वरना राइट हिस्से पे रिकर्जन करो। इसमें और मर्ज सॉर्ट में काफ़ी फ़र्क है, वो भी देखते हैं कि क्या है, लेकिन इसको पहले ज़रा एक बार चला के देख लो कि ये करता क्या है। ये अरे दी हुई है 5 9 2 6 जो भी है, और इसमें हम ढूंढ रहे हैं छठी चीज़, 6 वैल्यू है के की। हमने रैंडमली पिवट लिया, उसके बाद पार्टीशन का फंक्शन कॉल किया तो पिवट अपनी सही जगह पे आ गया। अब पिवट का रैंक हो गया 4। ठीक है, हम कौन सा रैंक तलाश कर रहे हैं? 6। हम 6 छठा तलाश कर रहे थे और पिवट आ गया 4 पे, यानी हमारा काम अगले हिस्से में होना है। ये इसके पिछले हिस्से को हमें इग्नोर करना है। अब पिछला हिस्सा हम काट देंगे, इग्नोर कर देंगे, हमारे पास सिर्फ ये रह गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें तुम अब छठी रकम तलाश नहीं कर रहे, छठी तो हो ही नहीं सकती, इसमें टोटल चीज़ें ही 4 हैं, तो 6 - 4 इसमें तुम तलाश कर रहे हो दूसरी रकम। फिर रैंडमली अब ये रिकर्जन हो रही है, रैंडमली पिवट लिया, पार्टीशन का फंक्शन कॉल किया, पार्टीशन ने इधर आके उसको एडजस्ट किया, उसका रैंक बना 3। मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरा रैंक, इस पिवट का रैंक बना है 3, विच मीन्स कि अगला हिस्सा काट दो, सिर्फ पिछले हिस्से में देख लो, और फिर एक बार रिकर्जन करते हुए चीज़ तुम्हें मिल जाती है। मतलब जो भी है, इस एग्जाम्पल में 3 दफ़ा 3 आइट्रेशन हुई हैं या 3 रिकर्जन हुई हैं, और फाइनली उसको चीज़ मिल गई। अच्छा, अब इस सारे का फ़ायदा उस वक्त है, भी बात ये है, ये तो तुमने भी दे दिया था कि सॉर्ट कर दो और चीज़ निकाल लो, तो मसला तो हम बड़ी देर पहले हल कर चुके थे। ये हम इतने मसले में सीएफ टेक्निक के क्यों पढ़े हैं? वो इसलिए पढ़े हैं कि अगर ये तेज़ है, अगर ये तुम्हारे मेथड से तेज़ है, तो फिर हम ये करेंगे। अब इसका टाइमिंग एनालिसिस करना है, हिसाब लगाना है कि ये तेज़ है या नहीं। आओ जी, हिसाब लगाओ। अब इसमें ज़ाहिर बात है, तुम्हें पार्टीशन के फंक्शन का नहीं पता, उसने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, अभी दिखाया ही नहीं कि इसका कोड क्या है, तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये थीटा एन है। यानी पार्टीशन जो है, पार्टीशन इज अ थीटा एन फंक्शन। अगले उसमें है चैप्टर में, वहाँ पे पढ़ेंगे पार्टीशन इज अ थीटा एन। ये समझ लो तुम्हें गिवन है, बाकी तुम्हें करना पड़ेगा कि इसका टाइमिंग एनालिसिस क्या बनेगा। हाँ जी, कोई आइडिया? सर इफ का तो सर कांस्टेंट होगा, एल्स का आएगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है कि ये फंक्शन था सेलेक्ट नाम का, ठीक है, जी तो सर। सेलेक्ट नाम के फंक्शन को आप दोबारा कॉल कर रहे हो, विच मीन्स इसको रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर ने हमें क्या बताया है कि अगर तुम्हें कहीं पे रिकर्जन नजर आएगी तो तुम इसको कन्वर्ट करोगे रिकरेंस के अंदर। रिकर्सन। तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि लेट टी ऑफ एन बी रनिंग टाइम ऑफ सेलेक्ट। ये जो सेलेक्ट का एल्गोरिथम है, इसका रनिंग टाइम हमने कह दिया है कि टी ऑफ एन है। अब टी ऑफ एन का एक्सप्रेशन बनाना होता था, तो टी ऑफ एन ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 इफ एन इज इक्वल टू 1। इफ जाहिर एन। बात है, ये हमेशा यही होता है ना, ये बेस केस है, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो बात क्या होएगा? सर टी ब्रैकेट एन ओवर 2 प्लस टी ब्रैकेट एन अब ओवर 2 अब प्लस एन। इसमें अब इसमें एन ओवर 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मर्ज सॉर्ट में ये होता था कि मर्ज सॉर्ट अरे का सेंटर निकालती थी, सेंटर निकाल के लेफ्ट जी हिस्सा सर। अलहदा करती थी और राइट हिस्सा अलहदा करती थी, दोनों के ऊपर रिकर्जन करती थी। यहाँ पे कहीं पे सेंटर नहीं निकाला गया। पहली ये बात है कि यहाँ पे सेंटर कहीं सर नहीं निकला है। पिवट सेंटर पॉइंट नहीं होता सर। नहीं, पिवट की कोई गारंटी नहीं है कि सेंटर पॉइंट है, पिवट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है सर। पिवट कहीं भी हो सकता है। तुमने अभी 2 एग्जांपल्स किए हैं, तो इसमें भी पिवट सेंटर में नहीं आया और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं, इसमें आ गया है। मतलब वो दिखाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन नहीं, पिवट सेंटर तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, वो सीधा सीधा कहता था कि 2 पे डिवाइड करो। मतलब पार्टीशन तो ये करती है ना कि उस एलिमेंट को, उस रकम को अपनी सही जगह पे ले जाती है। अब अगर पिवट यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो अब अरे के 2 हिस्से
अगर करोगे भी तो वो इक्वल हिस्से तो नहीं होंगे। तो मर्ज सॉर्ट में n/2 की सेंस बनती थी, ठीक है, क्योंकि n/2 ये वाला हिस्सा था और n/2 ही ये वाला हिस्सा। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे पता नहीं ये हिस्सा कितना बड़ा है, ये हिस्सा कितना बड़ा है एक्चुअली बताओ जरा। ये p है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये r है एंडिंग इंडेक्स। पिवट किस जगह पे आता था, हमने कहा था q के ऊपर, ठीक है। तो अब ये हिस्सा जो है वो p से q-1 तक था और ये वाला हिस्सा q+1 Q से plus minus R. r। लेकिन अगेन वो n/2 वाला चक्कर हम नहीं कर सकते ना, मतलब इट्स नॉट n/2 या ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, अब ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, फिर इसमें रैंडमनेस लानी पड़ेगी। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं, इस एग्जांपल में हम एज्यूम करते हैं, assume that pivot is near center of array। और ये लिखना पड़ेगा, ये बार बार समझाना पड़ेगा आपको जिधर भी आप ये प्रूफ कर रहे हो कि भाई मुझे पता है कि वो सेंटर होता नहीं है, लेकिन मैं अपने पास से एज्यूम कर रहा हूँ कि वो सेंटर होगा, ठीक है। यानी तुम ज़बरदस्ती ये कह रहे हो कि पिवट जो है वो सेंटर में आता है, तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि उसके अलावा मुझे करनी नहीं आती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है उसके अलावा ना, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो। खैर, अब हमने ये मान लिया कि पिवट सेंटर में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही तस्वीर बन गई, हमने मान लिया पिवट सेंटर में आता है। अब आगे एक्सप्रेशन बनाओ कि एक्सप्रेशन क्या बनेगा। आगे फिर सर वो T(n/2) वही आएगा जो लास्ट में हमने किया था क्या मतलब? सर। T नहीं, Tn फिर अब इज अब इक्वल। दूसरा फर्क ये है, पिछली दफा में दूसरा फर्क ये है कि पिछली दफा ये होता था कि तुम उसके दो हिस्से करने के बाद इस हिस्से में भी रिकर्जन करते थे और इस हिस्से में भी रिकर्जन करते थे। जी यहाँ पे तो सर। ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ पे इफ देन एल्स लगा हुआ है। इट मीन के दोनों हिस्सों पे रिकर्जन नहीं होनी, या पहले हिस्से पे होगी या दूसरे हिस्से पे होगी। सर तो जिस मर्जी हिस्से पे होए, आंसर क्या आएगा? आंसर तो Tn/2 ही आएगा ना। नहीं समझे? पहले हमने एज्यूम किया कि पिवट जो है वो सेंटर में आता है, बगैर वजह के एज्यूम किया, लेकिन कर ठीक लिया। है सर। अब इससे साबित हुआ कि पिवट सेंटर में है, तो अब हमारे पास अरे के दो हिस्से बनेंगे n/2 वाले, जारी बात है। लेकिन इसमें कोड के अंदर देखोगे तो हम दोनों हिस्सों पे रिकर्जन कभी नहीं कर रहे। हम या लेफ्ट वाले हिस्से पे कर रहे हैं या हम राइट वाले हिस्से पे कर रहे हैं, ठीक है। तो Q-1 या Q+1। इसमें सिर्फ Tn/2 एक दफा आएगा, दो दफा नहीं आएगा, ठीक है। ये कि ठीक तुम है सर। मर्ज सॉर्ट का जाके कोड देखो तो उसमें कोई इफ देन एल्स तुम्हें नजर नहीं आएगा। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर तुम्हें कोई इफ देन नहीं नजर आएगा। वो लेफ्ट हिस्से पे भी सॉर्ट करता था और राइट हिस्से पे भी करता था। तो ये लाइन Tn/2 ले जाती थी और फिर अगली लाइन भी Tn/2 ले जाती, इसलिए वहां पे 2Tn/2 बन रहा था। यहाँ पे Tn/2 इसलिए बन रहा है कि हम दोनों में से किसी एक हिस्से पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आ, ये तो हो गया इसका। अब ऊपर से ये वाली लाइन भी तो है ना, पार्टीशन वाली, ये एन टाइम लेती है, तो उसका एन भी साथ ऐड करोगे, तो ये तुम्हारी रिकर्जन बनेगी, ठीक है। ठीक है सर। अब इसको पकड़ के सॉल्व करो। अब इसको पकड़ के सॉल्व करो कि ये तो हमने पहला स्टेप तो ये था ना कि हमने रिकर्जन बना ली। अब ये है कि इसको सॉल्व करो, यानी ये रिकर्जन हमने बनाई है, तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। तो पहले खुद 2 मिनट कोशिश कर लो कि अगर हो जाए, वरना मैं करता हूँ। सर Tn इज इक्वल टू आ जाएगा T n की जगह n/2 n/4 प्लस n/2। नहीं, ऐसे तो नहीं समझ आएगी मुझे। तुम ऐसा करो, तुम एक दो दो तीन स्टेप कागज पे करो और देखो, अगर तुम्हें समझ आती है फिर मैं करता हूँ। तो दो ठीक है तीन सर। स्टेप करोगे तो कुछ बात तो चलेगी।
तो जिस तरह पिछली दफ़ा कर रहे थे तुम वैसे ही इसको स्टार्ट करोगे कि टी एन इज इक्वल टू, और मैं तो वही टी कहूँगा कि उसी तरह करो कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और प्लस एन, मैं तो ऐसे ही करता हूँ इसको, ठीक है। टी एन बाई टू की जगह पे तुमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ना, अब टी एन बाई टू की वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, वो क्या बन जाएगी, टी एन बाई फोर प्लस एन बाई टू। हाँ जी, यही आया। जी सर। अगर यही आया तो ये काम 3-4 दफ़ा कर लो ताकि तब तक तुम्हें पैटर्न समझ आए। यानी अब मैं टी एन बाई फोर की वैल्यू लिखूंगा तो वो हो जाएगी टी एन बाई एट प्लस एन बाई फोर प्लस एन बाई टू प्लस एन, और एक दफ़ा और मैं खोल लूँगा, ये आ जाएगा टी एन बाई 16 प्लस एन बाई एट प्लस एन बाई फोर प्लस एन बाई टू प्लस एन। ठीक हो गया, मुझे पैटर्न एक समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा डिफरेंट है तो इसको मैं ज़रा उल्टा करके लिखूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, उल्टा करके लिखो ना लिखो, कॉन्सेप्ट ये है कि एन इंटू एन प्लस एन प्लस, ये सो ऑन होएगा ना, और फिर प्लस टी एन ओवर कुछ एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए है कि जो एंड पे कुछ आएगा ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी एंड पे, ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि ये अप्रोच कर जाएगी 1 को एंड पे। दिस विल इवेंचुअली, सॉरी 1 को नहीं 0 को, दिस विल इवेंचुअली अप्रोच 0, क्योंकि n ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा ना एंड पे। भाई n ओवर 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32, 64, वो इतना बड़ा वैल्यू हो जाएगी कि ये मतलब अप्रोच कर जाएगा 0 को। इस टर्म को हम ज़ाया कर देते हैं। अब हमारे पास बचती है ये बाकी चीज़, तो बाकी चीज़ का सोल्यूशन क्या बनाओगे? सर एक तुम्हें, एन कांस्टेंट की पावर बढ़ रही है नहीं तुम n नीचे। बाहर रख लो ना, n को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस तो 1 1 और ओवर 2 2 की स्क्वायर पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 की पावर 3 क्यूब। प्लस, ऐसे ही है ना। जी सर। अब ये एक सीरीज बन जाएगी, इसको अगर तुम समेशन की ज़बान में लिख लो तो ये एक सीरीज बन जाएगी ना। तो तुम n को बाहर रख लो और इधर एक समेशन बना लो, ये एक समेशन बन गई, ठीक है। और समेशन बनी क्या, नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा और अंदर क्या आएगा। समेशन क्या बनी, अंदर क्या आएगा वो तो मुझे पता है ना, कि वो तो आएगा या 1/i, नहीं 1/2 की पावर i। हाँ। क्या ख्याल है? अब क्वेश्चन ये रह गया जी सिर्फ सर। कि आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आई जा रहा है 0 से आई लेकर, 1 से नहीं 0 0 से, से। क्योंकि इधर शुरू में जो है ना वो 1 ओवर 2 की पावर 0 लगा हुआ है शुरू में, बिल्कुल ना, ठीक है सर। इसलिए ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये रह गया कि इसको सॉल्व करना है कि ये समेशन का आंसर क्या आता है। वो पहले चैप्टर में था, ये समेशन तुमने याद करनी थी, ये कौन कौन सी होती हैं। ये था, ये था 1 ओवर 2 की पावर आई, कोई इधर नजर आ रही है इस तरह की कोई चीज, मतलब हमारी समेशन ये बनी है ना 1 ओवर 2 की पावर आई, और ये है ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये है एक ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज में इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखो कि अगर मतलब ये x की पावर आई लिखी हुई है ना, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट करके लिख देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा मसला नहीं होएगा कि अगर मैं इस आई को यहाँ से फारिग करके, ठीक है, और अगर आई को मैं बाहर ले जाऊँ, बात तो फिर भी वही होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ से ज़रा समझना इसको आसान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो अब पूरा 1 ओवर 2 की पावर आई लगी हुई है ना, तो 1 ओवर 2 की पावर आई, अब ये लिखा हुआ है कि अगर x लेस देन 1 होए, जो हमारे केस में है, तो तब ये सारी समेशन जो है ये थीटा 1 की समेशन है, यानी ये कांस्टेंट टाइम की समेशन है, विच मींस कि ये इक्वल टू n है, ठीक है। और इसको समझने के लिए इस पॉइंट को समझ लेना,
यहाँ ठीक सर है पावर माइनस में कर सकते हैं हम? जी, कर सकते हैं। ठीक है सर। इस पॉइंट को समझने के लिए ये पॉइंट समझना। अब हुआ क्या एंड पे कि टी एन जो है वो आपका आया है एन के बराबर। वो हो सकता है उसने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, उसका सेम किया हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर एंड पे एन ही आना चाहिए। हाँ, तो ये आएगा थीटा एन एंड के ऊपर। तरीका दे नहीं, तरीका उसका भी वही है यार, ये वही लिखा था 1/2 आई उसी तरह से आता है। तो एंड पे हुआ क्या है कि हमने जो सिलेक्शन हमारे पास जो मतलब एक्चुअली पिछली स्लाइड देखोगे तो वहां से बात समझ आएगी। तो हमने बात शुरू की थी कि एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, तुमने उसका सोल्यूशन दिया था कि सॉर्ट कर दें, ये कर दें। इसका प्रॉब्लम ये था कि एन लॉग एन टाइम लेता था। फिर हमने सी एफ टेक्निक देखी, उसका एल्गोरिथम देखा, उसका एनालिसिस किया और एंड पे पता ये चला कि वो थीटा एन टाइम लेता है। तो इसलिए वो जो एल्गोरिथम है कि सॉर्टिंग कर दो और उस तरीके से कर दो, वो इधर वैलिड नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आ, हमें इस क्वेश्चन में ना सॉर्टिंग करने को कहा नहीं गया था, हमें ये कहा गया था कि बस सिर्फ 5th रैंक 6th रैंक का नंबर निकाल दो। तो इसलिए यहाँ पे सॉर्टिंग करना थोड़ा फजूल था, थोड़ा टाइम का ज़्यादा था। ठीक है, तो इस वजह से ये बेहतर रहता है, ये ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। अब अगले चैप्टर का नाम ही सॉर्टिंग है, उसका नाम ही सॉर्टिंग है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें वो सॉर्टिंग का सारा वो बनता है कि क्या है। अच्छा, मैं तुम्हें इसकी सिर्फ थ्योरी वाला हिस्सा आज करवाऊंगा। तो सॉर्टिंग के जो स्लो एल्गोरिदम्स है ना, वो हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। बबल सॉर्ट करना, इंसर्शन सॉर्ट करना और सिलेक्शन सॉर्ट करना। अगर ये आपको नहीं आते तो ये आने चाहिए। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बबल सॉर्ट में आप पूरी अरे को स्कैन करते हो, वेन एवर 2 कंसेक्यूटिव आइटम्स आर फाउंड आउट ऑफ ऑर्डर उनको स्वैप करते हो। इसमें स्वैप की लॉजिक थी। इसका कोड याद करोगे तो उसमें एक नेस्टेड लूप लगा होता था। अब नेस्टेड लूप है तो वो एन स्क्वायर का एल्गोरिथम है, सारी बात है। तो इन इन एल्गोरिथम्स को हम स्लो मानते हैं, इनको स्लो सॉर्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये एन स्क्वायर की सॉर्टिंग करते हैं। ये एल्गोरिथम्स होते बड़े आसान है, 2 नेस्टेड लूप लगाओ, 3-4 लाइनें लिखो और मतलब बस दैट्स इट, वो मतलब चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता था? इंसर्शन सॉर्ट में ये होता था कि हम कहते थे कि पहली 2 रकमें सॉर्टेड है, उसके बाद हम तीसरी रकम उठाते थे और उनके दरमियान में फिट करते थे। इसको ताश के पत्तों वाला एग्जाम्पल कहते थे कि ताश के 3 पत्ते हाथ में पकड़ लो, वो सॉर्टेड है। अब जब चौथा पकड़ोगे तो उसको जाके उसकी सही जगह पे रखोगे ना, कि जहाँ पे भी उसकी सॉर्टेड जगह बनती है। तो ये इंसर्शन सॉर्ट इस तरह से चलती थी। इसमें भी नेस्टेड लूप होता था और इसको हम थीटा एन स्क्वायर का एल्गोरिथम कंसिडर, मतलब नेस्टेड की वजह से थीटा एन स्क्वायर का एल्गोरिथम वो कंसिडर करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में ये था कि मतलब आप पहली 2 सबसे छोटी रकमें पकड़ के उनको शुरू में ले आती थी। अच्छा, ये अब तुमने इस वक्त जो याद रखना है, इस वक्त तुमने ये याद रखना है कि ये 3 एल्गोरिथम्स जो हैं ये तुम्हें एक तो पहली बात आने चाहिए। ठीक है, और अगर आते नहीं भी हैं तो चलो इतना तो याद रखो कि ये स्लो हैं और ये थीटा एन स्क्वायर है। अच्छा, ये इस किताब में नहीं पढ़ाए गए, ये बिल्कुल नहीं इस किताब में पढ़ाए गए। इस किताब में फास्ट सॉर्टिंग पढ़ाई गई है। फास्ट सॉर्टिंग चलती है एन लॉग एन में, और एंड पे इसके किताब के एक थ्योरम है जो ये कहता है कि एन लॉग एन से तेज तुम सॉर्टिंग कर ही नहीं सकते। तो फास्ट सॉर्टिंग में पहली हीप सॉर्ट है, फिर क्विक सॉर्ट है, फिर शायद एक और है। ठीक है, तो इसमें से सबसे आसान जो है वो हीप सॉर्ट है, क्योंकि वो तुम पहले पढ़ के आए हो। तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ ना कि हीप क्या है और हीप कैसे चलता है। तो यस सर। इसका जो शुरू वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक जो हिस्सा है ये मैं बड़ी तेजी से करूंगा अगली दफा, कि हीप क्या, बड़ी तेजी से रिवाइज करूंगा कि हीप क्या होता है और हीप सॉर्ट कैसे चलता है। तो मैं मेनली जो है ना वो हीप सॉर्ट का एनालिसिस करना चाहूंगा। ये भी नहीं, ये कि मैं उसका एनालिसिस और आगे देखूंगा, इसके 2-3 सफ़ों का एनालिसिस है इसका। ठीक है, कैसे करते हैं। तो सिर्फ इतना रिवाइज करके आना कि हीप है क्या और कैसे चलता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो ब्रेक लो फिर।
और मिलेंगे, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके सर। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।